गुड इवनिंग साथियों। ज्ञान खरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीपीएससी ट्री यानी टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और मैं प्रैक्टिस सेट के ही माध्यम से कंसेप्ट सीखने और सिखाने का प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद की कंसेप्ट में बहुत बूस्टअप इंक्रीमेंट हुआ होगा। बहुत क्वेश्चंस, कोई चीज़ को अगर सीखना हो तो सबसे अच्छा तरीका है और आसान तरीका है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया जाए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन से उलझेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन से आप खेलेंगे, कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा। इसलिए किसी चीज़ को समझने के लिए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वक्त बहुत कीमती है और आपके लिए एक चीज़ क्या है, जीत लो हर लम्हा, जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौटकर यादें आती है, वक्त नहीं। क्या मैंने कहा? ये हर किसी के लिए, आपके लिए है, मेरे लिए है, ईच एंड एवरीथिंग के लिए। जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौटकर यादें आती है, वक्त नहीं। वक्त आपका बहुत कीमती है और आप एक बहुत ही बहुमूल्य टाइम ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ज्ञान घर के का भी एक जिम्मेदारी बनता है, एक आपके प्रति शुभचिंतक होना बनता है कि जो चीज़ आपके हितकारी हो वही चीज़ को बताई जाए, उसी चीज़ को समझाई जाए जो एग्ज़ाम का ट्रेंड रहा है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, बस उसी क्वेश्चंस को लाया जाए। ये ज्ञान घर की जिम्मेदारी है क्योंकि आप एक बहुत ही कीमती चीज़ ज्ञान घर को दे रहे हैं। आइए हम लोग सेट पे प्रैक्टिस पे आते हैं। क्या आपके आज के लिए आपका क्या टेस्ट है? सबसे पहले प्रयास करिएगा हमेशा कि क्वेश्चंस को भली भांति समझे और खुद से बनाने का प्रयास करिए। नहीं समझ में आए तो फिर आप देखिए क्या एक्सप्लेनेशन आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चंस आपका है, क्या क्वेश्चंस है? द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स इज ड्यू टू, कह रहा है किसी चालक में जो इलेक्ट्रोलाइटिक कहते हैं किसको है? इलेक्ट्रोलाइटिक वह सब्सटेंस होता है जिसके माध्यम से विद्युत धारा प्रभावित होती है। जैसे ये अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है तो इसको हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट माध्यम कहेंगे, ठीक है, या यूं अपने लैंग्वेज में इसे इलेक्ट्रोड भी कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड्स भी कहेंगे। तो वही चीज़ है। तो कोई भी चीज़ घूमता तभी होता है जब वो फ्री होता है। फ्री नहीं रहेगा, घूमेगा नहीं। बस घूमने से का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो उसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। वैसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है। तो आप याद रखेंगे फ्लो ऑफ मूवमेंट्स या फ्लो ऑफ क्या कहेंगे? फ्लो ऑफ आयंस भी कहेंगे। क्या कहेंगे? चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड आयंस भी कहेंगे। तो हमारा आंसर मूवमेंट ऑफ आयंस जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक में, आयंस का मूवमेंट होता है और आयंस के मूवमेंट के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है। अगर एक चीज यहां पे मान रखिएगा, एक क्वेश्चन बन जाए, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स और करंट। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे जाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और पैरेलल होता है, ठीक है, समानांतर होता है। और समानांतर जब भी होता है तो एक दूसरे का विरोधी होता है, ठीक है। एक दूसरे का, जैसे एक दूसरे का अगर आमने सामने खड़ा हुआ, इसका विरोधी ये और इसका विरोधी ये, तो ये चीज कहलाता है एक दूसरे का विरोधी होता है। आए बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टू डिकम्पोज इट इज नॉन एज। देखिए, ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक करंट हमने अभी बताया आपको कि इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट कोई सॉल्यूशंस है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, ठीक है। या इलेक्ट्रोलाइट वह सब्सटेंस है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। बोथ आर सेम, जो आपके माइंड में लगे वो चीज़ याद रखिएगा। तो हम अगर कह रहे हैं कि इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी मान ले कि निकला है, करंट निकला है, ठीक है, इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो निकला है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें मान लिया जाए कि NaCl सॉल्यूशन में हमारा डाला हुआ साल्ट है। तो जब तक इसमें आयंस का ब्रेकअप नहीं होगा, Na प्लस और Cl माइनस का इलेक्ट्रॉन का ब्रेकअप नहीं होगा, तब तक इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने वाला नहीं है। आए बात समझ में? कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तभी करेगा, विद्युत धारा का चालक तभी करेगा जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है,
फ्री होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो हम लोग कहा कि जब इस सॉल्यूशन के अंदर ये हमने सॉल्ट डाला NaCl, और NaCl आयंस में ब्रेक होगा तभी जाकर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स का ब्रेकअप होना, इलेक्ट्रॉन्स का ब्रेकअप होना इलेक्ट्रिक जो है ये कहलाता हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहलाता? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, है ना, टू डिकम्पोजेज इट नॉन एज, यानी ये हमारा क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न में आते हैं। व्हाट मेक अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे बनता है? तो सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सॉल्यूट विलियन प्लस विलायक, जिसको आप विलियन कहते हैं जो घुलाता है, और विलायक जिसको कहते हैं जो घुलता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए, सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन यौगिक, ठीक है, याद रहेगा। अब आई बात कि सॉल्यूट कहेंगे किसको? तो सॉल्यूट जो होता है इसकी मात्रा कम होती है, क्वांटिटी कम होती है, और इसकी फितरत है घुलना। इसकी फितरत है घुलना। सॉल्वेंट इसका फितरत है घुलाना, इसका फितरत है घुलाना, ठीक है ना, इसका फितरत है घुलाना। जब घुलना और घुलाना मिल जाता है तो वो हमारा बनाता है सॉल्यूशन। क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होता है, हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी को कहते हैं। पानी को विश्व स्तर पर इसको एक सॉल्वेंट के रूप में जाना जाता है, चूंकि ये घुलाने में बहुत कारगर है। और सॉल्यूट जो घुल रहा है, सॉल्यूट की मात्रा हमेशा सॉल्वेंट से कम हो रही है। तो सॉल्यूशन के भी कई टाइप होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ठीक है, ये याद रखिएगा। सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं, एक आइसोटोनिक, एक हाइपोटोनिक और एक हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक बोला जाए तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बराबर हो जाए, उसको हम लोग आइसोटोनिक बोलेंगे। तो लिख लीजिएगा आइसोटोनिक, जिसमें सॉल्यूट बराबर सॉल्वेंट है, जितना सॉल्यूट लिए हैं उतना ही सॉल्वेंट लिए आप, ठीक है। हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब होता है कम, हाइपो मतलब कम, तो मैंने सॉल्यूट को लिया कम, यानी सॉल्यूट हमारा कम है किससे? सॉल्वेंट से। और अगर हमारा पूछ रहा है हाइपरटोनिक, क्या लिखेगा? हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, सॉल्यूशन में हाइपर किसका ज़्यादा है? तो मान लीजिए सॉल्वेंट, सॉल्यूट हमारा ज़्यादा है किससे? सॉल्वेंट से, तो सॉल्यूशन हमारा कहलाएगा हाइपरटोनिक। तो ये टाइप माइंड में रखिएगा। और सॉल्यूशन हमेशा बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अब एक चीज़ इसी पे एक दिलचस्प कहानी आपको सुनाते हैं। क्या कहानी सुनाते हैं? कि अगर आपसे पूछा जाए कि जल जो है क्या है और जल का निर्माण किससे किससे हुआ है, तो आप बेखौफ बताइएगा कि जल का निर्माण हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से हुआ है। किसी से भी पूछिएगा जो साइंस का जानकार हो, कहेगा कि हाइड्रोजन का जो कैलोरिक वैल्यू होता है बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? कैलोरिक वैल्यू कहने का मतलब कम जले और ज़्यादा ऊर्जा दे, उसी को हम लोग कैलोरिक वैल्यू कहते हैं। ऑक्सीजन जो होता है जलाने में मदद करता है, और हाइड्रोजन खुद जलता है, अच्छा जलता है, बहुत अच्छा जलता है। देखिए, एक है जलने वाला और एक है जलाने वाला, एक है जलने वाला और एक है जलाने वाला, दोनों मिल गया तो बन गया बुझाने वाला। यानी एक है जलाओ, दूसरा है भड़काओ, दोनों मिल गया तो बन गया बुझाओ। यही है पानी की कहानी, और यही है केमिकल रिएक्शन, यही है केमिकल रिएक्शंस। आई बात समझ में? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कहानी थोड़ी थोड़ी आप माइंड में रखिएगा। यानी एक जलाओ, एक बुझाओ, दोनों मिल गए। एक जलाऊ है, जलाऊ मतलब ऑक्सीजन, और एक भड़काऊ है, बोलिए, एक भड़काऊ मतलब खुद भड़कता है, खुद जलता है, वो है हाइड्रोजन। एक जलाऊ, एक भड़काऊ, दोनों मिल गए, बन गए बुझाऊ। यही है जल की कहानी, यही है वाटर की कहानी, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। हंसते हंसते हम लोग पढ़ाई को करें, कंसेप्ट को समझे, क्योंकि आप उस स्टैंडर्ड में नहीं हैं जो मैं आपको चुटकुला बताऊं, क्योंकि आप एक शिक्षक और मैं उनको पढ़ा रहा हूं जो भविष्य के शिक्षक हैं। तो बहुत अपने आप पे गर्वान्वित हो रहे हैं, गर्व फील कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं कि मुझसे पढ़ने वाले वो हैं जो एक शिक्षक के रूप में उभरने वाले हैं, और एक शिक्षक बन करके शिक्षण का पाठन शुरू करने वाले हैं। और उनसे ना जाने कितने विद्यार्थी अपने भविष्य को आगे की ओर लीड करेंगे, प्रोसीड करेंगे। एक बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट है और एक गर्व की बात है। आपका सिलेक्शन होना निश्चित है, सिलेक्शन ज़रूर होगा। भगवान से प्रार्थना है आप सिलेक्शन को लीजिए। और ज्ञान घर के प्रति अगर ज्ञान घर
आपके लिए अच्छा सोच रहा है तो आप भी ज्ञान घर के प्रति अच्छा सोचिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए भी, अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो वहीं होल्ड कर दीजिए। समय को बर्बाद नहीं करना है। अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, दोस्तों को बताइए भी। अपने भाई, छोटे भाई, बंधु, भतीजा, है ना, बेटा बेटी जो भी है, पुत्र पुत्री, उन सभी को ज्ञान घर चैनल के बारे में बताइए कि अगर आपके भाई बंधु में से कोई क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे, कोई 12th में होंगे, तो उन सभी के लिए बहुत जल्द एप्लीकेशन मोड पे हम आने वाले हैं। और एप्लीकेशन ऑलमोस्ट बन करके तैयार हो ही गया है, बहुत जल्द ही लॉन्च हो जाएगा। और बहुत रीजनेबल, बहुत मिनिमम, यानी फ़ी तो समझिए कुछ रहेगा ही नहीं। एक साइंस का आधारभूत समझ उनके अंदर बिल्डअप करना है, बूस्टअप करना है। सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या अनदर स्टेट्स बोर्ड की हम बात करें, सभी के लिए साइंस का एक बूस्टअप पैकेज एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशंस की रहेगी। चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हों या जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हों, एनसीईआरटी का कंप्लीट पैकेज, एनसीईआरटी हमसे क्या कह रहा, एनसीईआरटी का क्या डिमांड है, ठीक है, सारी चीज़ें रहेगी। तो ये आप अपने साथियों, अपने दोस्तों, अपने भाई भतीजा, बेटा बेटी, है ना, भतीजा भती, जो भी हो आपके सर्किल में, भांजा भांजी, सभी को आप बता सकते हैं कि ज्ञान घर बहुत जल्द आप लोग के लिए भी एक बेसिक टूल्स, बेसिक फंडामेंटल लाने वाला है। ठीक है, बहुत जल्द। फी वगैरह की कुछ बात ही नहीं है, फी तो समझिए कुछ रहेगा ही नहीं। आइए क्वेश्चन है, ओबेज राउल्ट्स लॉ इन ऑल स्टेजेस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी राउल्ट्स लॉ किस में फॉलो किया जाता है, तो याद रखिएगा राउल्ट्स लॉ उसमें फॉलो किया जाता है कि जिसमें जो टोटल वॉल्यूम होगा, अगर पार्ट पार्ट टूट जाए, उस पार्ट पार्ट को हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल वॉल्यूम के बराबर हो जाए। तो वैसा सॉल्यूशन हमारा, बोलिए, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। और राउल्ट्स लॉ से ही हमारा एक इक्वेशन आता है जिसको आप आइडियल गैस इक्वेशन कहेंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पी क्या है, पी है दाब प्रेशर, भी क्या है, भी है वॉल्यूम आयतन, एन क्या है, एक एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर है गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक, और टी है टेम्परेचर ताप। इसको फॉलो करने वाले को हम लोग आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। और इसी को जो इसी आइडियल सॉल्यूशन पे जो लगता है उसी को हम लोग कहते हैं ओबेज राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो आपका आंसर 4 का ए नंबर द करेक्ट आंसर होगा। बस उसी एप्लीकेशन आइडियल्स लॉ पे ही आपका 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन टू परफेक्ट सॉल्यूशन विथ वॉल्यूम्स भी ईच आर कंबाइंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अदर। कह रहा है कि दो परफेक्ट सॉल्यूशंस है, उसको हम लोग आपस में जोड़ रहे हैं, जिसकी वॉल्यूम आयतन जो है एक भी है, कैपिटल भी है। मैंने कहा कि जब टुकड़ा टुकड़ा को जोड़िएगा तो जितना वॉल्यूम मैंने टेकन लिया है, जोड़ने के बाद, अलग अलग करने के बाद, सबको हम लोग जब सम ऐड करेंगे तो पूरे टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। और ये आपका आंसर भी का, यानी 5 का ए, यानी जो वॉल्यूम लिए थे वही आंसर रह जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट आर द की फैक्टर्स ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शन। सॉलिड स्टेट के लिए क्या की फैक्टर्स है, तो सॉलिड स्टेट जो है उसका सबसे कारक, सबसे बड़ा फैक्टर इन्वायरमेंटल है। इन्वायरमेंटल में यानी इन्वायरमेंट के ही सिचुएशन से कोई सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा है, कोई एमॉर्फस है यानी कोई क्रिस्टल है, ये आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर ही है। ये हमारा जो है सबसे बड़ा फैक्टर, की फैक्टर अगर याद रखिएगा सॉलिड स्टेट में तो ये रखिएगा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। आइए अगला प्रश्न क्या है, विच अप्रोचेज कैन बी एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस अ हाई डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इन द क्रिएशन ऑफ Zn Fe2O4। ये एक प्रकार का जो है ये स्कोप है, माइक्रोस्कोपिक है। क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, जिसके लिए जो है एक जो इसका एक जो विधि क्या जाती है, कह रहा कि पार्ट पार्ट कर करके जो है होमोजेनिटी यानी एक समरूपता रूप का, ठीक है ना, समानता एक जैसा बनने वाला हो Zn Fe2 में। तो इसमें जो तरीकाएं अपनाई जाती है तो सह अवक्षेपण यानी को प्रिसिपिटेशन मेथड अपनाया जाता है। को प्रिसिपिटेशन मेथड, सह अवक्षेपण अपनाया जाता है। इससे क्या होता है कि छोटे छोटे जो होते हैं, छोटे छोटे, अगर मान लिया जाए कि जिस चीज को हम लोग तोड़ेंगे, Zn Fe2 आयरन जिंकेट जो है ये हमारा छोटे छोटे एक क्रिस्टल बनाएगा। क्रिस्टल बोला जाता है ठोस आकार का वस्तु, ये हमारा बनाएगा। और इसमें जो आपस में जो संबंधिंग होगा, जो है को रिलेशन का होगा, को प्रिसिपिटेशन मेथड होगा, यानी सह अवक्षेपण का विधि अपनाया जाएगा इसमें। तो यही हमारा पूछ रहा था आंसर। तो ये हमारा 7 का सी नंबर द करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सब आपका 12th की केमिस्ट्री से लिया गया है। किससे लिया गया,
ट्वेल्व के केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट से है, यानी आपका ट्वेल्व के केमिस्ट्री को भी कवर कराया जा रहा है। यानी बीपीएससी जहाँ जहाँ को टच कर रही है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछ रही है, मैं आपको वहाँ वहाँ से क्वेश्चंस लाने के प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चंस का बिल्कुल स्टैंडर्ड अच्छा लेवल रहता है और कंसेप्ट देने का प्रयास कर रहा है, बाकी आप खुद समझदार हैं। ठीक है, आपको कौन पसंद है, जो चिल्ला चोट कर रहा हो या जो कंसेप्ट ईमानदारी से पढ़ा रहा है वो, तो ये डिसाइड तो आप करेंगे ना, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं कि कितने मेहनत किया, किसने कितनी ईमानदारी किया है। क्वेश्चन टकराने के बावजूद भी हमारे पास व्यूअर कम, कटअप टकराने के बाद भी हमारे पास व्यूअर कम, तो सच सच ही होता है आखिर। सच पराजित हो, यानी क्या कहते हैं, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। ये आप देखिए, ऑडियंस का निर्भर है, जो उनको कोई एक गाना गा करके भीड़ जुटा लिया है, कोई ईमानदारी से पढ़ा करके भीड़ नहीं जुटा पाया, तो ये तो डिपेंड करता है कि ऑडियंस किसको लाइक कर रही है। इससे बुरा, इसमें कोई बुरा बात नहीं है। जिसको आप पसंद करेंगे वो राजा बन जाएगा। ठीक है, बहुत मेहनत करेगा, नहीं आप पसंद करेंगे तो जहाँ है वहीं रह जाएगा। तो ये चीज़ डिपेंड करता है ऑडियंस पे, आप कितना किसको लाइक करते हैं। ठीक है, देखा जाइए ना, आज तक बहुत एक है, बहुत नाम मैं नहीं लूँगा, क्या है नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आज तक उसका क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में टकराया होगा, लेकिन भीड़ देखिए बहुत ज़्यादा है। आज तक मैं डिफिनिट कह रहा हूँ, क्योंकि हर कोई आदमी, मैं जो प्रोफेशन, जो लाइन मैंने चूज़ किया है, ये लाइन बहुत इंटरेस्टेड जोन है, टीचिंग लाइन, पढ़ाना बहुत पसंद है मुझे। और कोई भी जिस लाइन को जिस पसंद करता है उससे धोखाधड़ी नहीं करता। और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं कहता हूँ कि आज तक बहुत है जो चिल्ला चिल्ला कर कॉमेडी कर कर करके बच्चे को, लाइफ को बर्बाद कर दिया, लेकिन आज तक बच्चे को उस चीज़ का एहसास नहीं हो पाया कि हम कहाँ जा रहे हैं। और किसी भी एग्ज़ाम के लेकर के हम बात करें, किसी भी एग्ज़ाम को, आज तक एक प्रश्न को टकरा ना सका हो। ठीक है ना, चलिए। और ज्ञान घर तो जो स्टार्ट ही किया, और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें क्वेश्चन दिया, टकराया, दरोगा का एग्ज़ाम हुआ उसमें टकराया। ठीक है, और कटअप जब आई बात कटअप की, तो कटअप जो बताया गया वो भी आया। तो ये कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आइए, सॉरी इसके लिए टाइम लिया मैं आपका, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा बीच बीच में क्या ना, थोड़ा ज़रूरी है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन्स, कह रहा क्या, देखिए स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, रुका हुआ। तो जब कह ही दिया कि रुके हुए में हम मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो उसके जो होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन जो होगा चेंज नहीं करेगा, जो रुका हुआ है वो रुका ही रह जाएगा, तो रिमेन्स स्टेशनरी है हमारा आंसर। आपका बी नंबर द करेक्ट आंसर। आइए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी डायनेमो का जो है वर्क, जो है वर्क का सिद्धांत किस पे निर्भर करता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI पे निर्भर करता। यानी डायनेमो का वर्किंग सिद्धांत किस पे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। आइए, निकल है एक फेरोमैग्नेटिक, निकल क्या है, निकल एक फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक कहते हैं किसको है, वैसा, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हम करें। ठीक है ना, डी ब्लॉक यानी जो एलिमेंट मेटल्स डी ब्लॉक से बिलोंग करता हो और उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आएगा। और अधिकतर जनरली बात हम करें तो 3D की बात करें, किसकी बात करें, 3D, यानी 3D सीरीज में आने वाला जो है वैसा मेटल जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा वो हमारा फेरोमैग्नेटिक होगा। तो फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल आप निकल रख सकते हैं, कोबाल्ट रख लीजिए, आयरन रख लीजिए, ये सब एग्जांपल आपका फेरोमैग्नेटिक का है। ठीक है, भूलेंगे क्या आप, नहीं भूलेंगे, याद रखिए। 3D में आने वाला जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3D में हमारे आने वाला है स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सब पढ़े होंगे आप, है ना, कोबाल्ट, ठीक है ना, आयरन, ये सब आपका 3D का सीरीज है। तो जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आएगा कुछ ना कुछ, वो हमारा फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोलाइसिस डज नॉट रिमूव विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, यानी जो मेटल्स हेवी होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस से अलग नहीं कर सकते। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा आयरन जो है हेवी है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस से अलग नहीं कर सकते। याद रखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स के लिए है और लाइट मेटल के लिए है, लेस रिएक्टिव और हेवी मेटल्स के लिए नहीं है। और आयरन जो हमारा है लिस्ट रिएक्टिव है और हेवी मेटल्स है, इसलिए इसमें जो प्रोसेस आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस से काम नहीं चलेगा, इसका प्रोसेस अलग आएगा। ठीक है, चलिए आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल आर फॉर एक्सट्रैक्टिंग आयरन, यानी आयरन को अलग करने के लिए कौन सा बेहतर नहीं है। तो याद रखिए, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडराइट है, आयरन पायराइट्स नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि Fe2 इस आयरन पैराइड्स में जो है आयरन की परसेंटेज कम है और सल्फर की परसेंटेज ज़्यादा है, तो कोई भला चाहिए आयरन, आयरन इसमें प्रोसेस लगाएगा, आयरन मिलेगा कम, सल्फर मिलेगा ज़्यादा, चाहिए आयरन, इसलिए इसमें खर्च ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए इसको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल नहीं करेंगे हम लोग। क्योंकि मेटलर्जी प्रोसेस ही है कि हमको अगर जो धातु को निकालना है उसको निकालने के लिए कम से कम खर्च आए, इकोनॉमिकली फैक्टर भी आए हमारा, तभी जाकर के हम उस मेटल को निकालने का प्रयास करेंगे, यही मेटलर्जी है। और आयरन पैराइड्स में सल्फर का परसेंटेज ज़्यादा होता है विथ रेस्पेक्ट टू आयरन, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग अलग नहीं कर पाते, सेपरेटिंग मेथड ऑफ आयरन का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू एक्सट्रैक्ट सिल्वर, सिल्वर को अलग करने के लिए कौन सा विधि है, कौन सा मेथड है, तो याद रखिए अर्जेंटाइट नाम है, क्या है, अर्जेंटाइट। सी नंबर द करेक्ट आंसर। आइए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, द कोर एटम विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट कोऑर्डिनेशन मोलिक्यूल्स इज मैग्नीशियम। तो याद रखिए कोऑर्डिनेशन जो है हमारा कोर एटम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट कोऑर्डिनेशन मोलिक्यूल्स इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इस्तेमाल क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस के रूप में किया जाता है, यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल का मेन काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना, तो आपको इस तरह से घुमा करके बता दिया है, तो आंसर आप याद रखिएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के अलावा एक और धातु है मेटल, उसका नाम है जिंक, ठीक है, जिंक। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कोर एटम इज आल्सो नोन है, यानी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो कोर एटम होता है उसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, एक लोन पेयर डोनेटर होता है, जिसको जो लोन पेयर डोनेटर होता है उसको हम लोग लेविस बेस कहते हैं। ये भी नाम, ये उल्टा है, यानी हमेशा बेस एक्सेप्टर हुआ है, लेकिन जब लेविस की बात आती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो लोन पेयर ये बेस होता है वो लोन पेयर डोनेटर होता है, और जो एसिड होता है वो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। क्योंकि एसिड के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेप्टर। आई बात समझ में, चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा ऑप्शन दोनों लेविस बेस लिखा गया है, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ एटम इज आल्सो नोन एज, यहाँ पे लिखिएगा, आप क्या लिखिएगा, जो डोनेटर होता है हमारा कोर एटम्स, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, जो अटैचमेंट होता है कोर एटम्स को हम लोग सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे। क्या कहेंगे, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे। और सेंट्रल मेटल एटम जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, जिसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। और डी ब्लॉक होने के कारण इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये हमारा क्या हो जाएगा, लेविस बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेविस बेस, वैकेंट डी ऑर्बिटल, और वैकेंट होने के कारण ये कैसा होगा, लेविस बेस हो जाएगा, सॉरी लेविस एसिड, लेविस एसिड। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग लेविस एसिड कहते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसको हम लोग लेविस जो है बेस कहते हैं। तो हमारा आंसर इसको काट दीजिए, लेविस एसिड कर लीजिए, आंसर सी नंबर द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर एज अ फीचर्स, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो अटैच, यानी मान लीजिए कि सेंट्रल मेटल एटम है, इससे जो अटैच होता है, इससे अटैच मान लीजिए लिथियम कुछ भी अटैच है, तो इसको हम लोग कहेंगे लिगेंड। ये जो हमारा है लिगेंड है, क्या है, लिगेंड है। और ये जो जुड़ा हुआ है इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट, जोड़ के रखे हुआ है। तो जो सेंट्रल मेटल एटम से जो अटैच होता है उसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। बिल्कुल अच्छा अच्छा क्वेश्चन से घबरा नहीं, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ना। थोड़ा अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, थोड़ी अप्रिशिएट भी करिएगा, और क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, स्टैंडर्ड है। तो अगला क्वेश्चन है, एन एराइल कार्बन कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज इथेनॉल, फिनॉल, विनाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले जानिए कि एराइल कार्बन कहते हैं किसको है। तो एराइल कार्बन सपोज करिए, ठीक है, इसकी हम अगर बात करें तो एराइल कार्बन कौन होगा, ठीक। तो एराइल कार्बन इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर करिएगा हमारा, इस चीज को मिटा दे, यहाँ पे रख देते, इसका जब हाइब्रिडेशन लिखिए तो 2 बॉन्ड इधर बन रहा है, 1 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड हो गए, तो एक हमारा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। इसकी हाइब्रिडेशन देखिए तो यहाँ 2 बॉन्ड जहाँ होता है तो 1 सिग्मा और 1 पाई होती है, 1 पाई है और 1 सिग्मा।
सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा देता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा देता है। और हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं किसको है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, हमेशा कौन बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, सिग्मा बॉन्ड। तो हमारा जो है 3 सिग्मा हो गया, 1 2 3। तो यहाँ हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा मिक्सिंग ऑर्बिटल, एक एस का होगा और 2 जो है पी का होगा, 2 पी का होगा, मिल करके कितना हो जाएगा, 1 एस का 2 पी का, दोनों मिलाइएगा तो 1 एस और 2 पी, तो 3 ऑर्बिटल हमारा मिक्सिंग होगा और ये बनेगा हमारा sp2। sp2 से जो अटैच होगा, sp2 से जो अटैच कार्बन होगा इसको हम लोग एराइल कहेंगे, क्या कहेंगे, एराइल कहेंगे। और sp3 से जो अटैच होगा कार्बन उसको हम लोग विनाइल कहेंगे। क्या याद रहेगा, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन लिखने आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा और लोन पेयर पाई कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये माइंड में रखिएगा हमेशा। अब हम स्ट्रक्चर बना लें तो हमारा ये फिनॉल, इसमें हमारा आंसर, चूंकि विनाइल अल्कोहल है ये अलग चीज आ जाएगा। ये आपका जो है जब बेंजीन रिंग से OH जुड़ता है, बेंजीन रिंग से OH जुड़ता है तो इसको हम लोग फिनॉल कहते हैं। यहाँ पर अब बताइएगा जो है क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन इसका, 2 सिग्मा यानी 1 पाई है 1 सिग्मा है। कलर चेंज कर दूं मैं, कलम का ब्लैक ले लेता हूं, समझ में आ जाएगा। जब 2 बॉन्ड होगा तो वहाँ 1 पाई और 1 सिग्मा होता है। और यहाँ सिंगल, ये कार्बन की बात करें, यहाँ जो कुछ नहीं दिख रहा तो यहाँ इंड पॉइंट पे कार्बन है, इंड पॉइंट पे क्या है, कार्बन है। तो अब बताइए मुझे, 2 बॉन्ड इधर बना रहा है, 1 बॉन्ड इधर, तो 3 हो गए, 1 यहाँ है 4। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, जहाँ 2 बॉन्ड होता है वहाँ 1 सिग्मा होता है, तो 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा, टोटल 3 बॉन्ड हमारे बन रहे सिग्मा के। और मैंने आपसे बताया कि जब 3 बॉन्ड होगा इसकी हाइब्रिडेशन कितनी होगी, तो याद रखिएगा इसकी हाइब्रिडेशन जो होगा 3 ऑर्बिटल मिक्स होगा तो एस हमेशा 1 रहेगा और पी जो है क्या को बच जाएगा, एस के लिए 1 दे दिया तो बचा हमारा 2, तो 2 हमारा पी का हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा sp2। और मैंने अभी आपसे कहा कि sp2 से जो अटैच्ड होता है उसी को हम लोग एराइल कहते हैं, क्या कहते हैं, एराइल कहते हैं। तो हमारा एराइल जो है इसमें फिनॉल में उपस्थित होगा, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। यानी बेंजीन रिंग से जब हमारा OH ग्रुप जुड़ जाता है उसी को हम लोग कहते हैं फिनॉल, क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। इट्स कॉल्ड आइदर व्हेन द अल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड टू आइदर साइड्स ऑफ द ऑक्सीजन एटम इन आइदर आर डिफरेंट, मतलब ये ऑक्सीजन एटम्स हैं। ये कह रहा है कि इधर हम क्या करें, कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं, अल्काइल बोले तो कार्बनिक कंपाउंड, यानी कार्बन से बना कंपाउंड, मिथेन हो जाए, इथेन हो जाए, प्रोपेन हो जाए, जो इधर है कराकू नहीं दूसरा डिफरेंट हो जाए, तो इसको मान लीजिए C2H5 हो जाए। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ईथर, क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ईथर। यानी बीच में ऑक्सीजन हो, दाएं कुछ हो बाएं कुछ हो, अलग अलग हो, उसको हम लोग कहते हैं ईथर, क्या कहते हैं, ईथर। है क्या ऑप्शन, नहीं है तो आप लिख सकते हैं ईथर। और साइमेट्रिकली अगर कहिएगा तो ये सब एक प्लेन में है, तो एक प्लेन में होने के कारण इसको हम लोग साइमेट्रिकल भी कहेंगे। जो एक प्लेन में उपस्थित होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइमेट्रिकल। ठीक है, चलिए तो आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर 18 का बी, ये भी आंसर हो जाएगा। हाउ कैन वी मेक एन एमाइन फ्रॉम एन एमिनो एसिड, यानी एमिनो एसिड से एमाइन कैसे बनाएंगे, तो याद रखिएगा एमिनो एसिड से, लिख लीजिएगा कहीं ट्रिक बना करके, एमिनो एसिड से एमाइन बनाने के लिए, ठीक है, एमाइन मतलब NH2 बनाने के लिए रिमूव करना पड़ेगा COO। ठीक है, एमिनो एसिड दे ही दिया है तो NHCOOH कुछ इस तरह से आएगा। और अमाइन बनाना आपका NH3, क्या बनाना है, NH3। तो आप खुद बताइए कि एक कार्बन 2 ऑक्सीजन है क्या नहीं है, ये जब हटेगा तभी जाकर के क्या बनेगा, अमीनोआ बनेगा। ये कार्बन और 2 उल्लू जो बैठा है मतलब नाना के साथ है, ठीक है, कैटरीना, और कैटरीना के साथ बैठा है 2 उल्लू, है ना, नाना पाटकर के साथ है कैटरीना, ओ उल्लू बैठा है, उल्लू कहाँ बैठा है, उल्लू। याद रखने का तरीका याद रहेगा, यानी आपसे पूछा जाए अमीनो एसिड्स, क्या याद रखिएगा, NH2COOH। ठीक है, नाना पाटकर के साथ कैटरीना, ओ याद है कि नहीं है, बोलिए। चलिए जब पढ़िएगा तब मजा आएगा, है ना। तो इससे है एक कार्बन 2 ऑक्सीजन को हम लोग रिमूव कर देंगे तो अमीन बन जाएगा NH3। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए, रिमूवल ऑफ
रटना कुछ नहीं है। अगर आप ज्ञान घर चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो नाना पाटकर, कैटरीना, है ना। एक जगह कहानी इस तरह से था, एक पंजाबी जा रहे थे कहीं और एक बिहार से लोग भी जा रहे थे बस से, तो बिहारी को जगह नहीं मिला और पंजाबी सीट पे बैठे हुए थे। तो अपना जगह बनाने के लिए बिहारी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जो बिहार से बिलोंग कर रहे थे, है ना, जागा देवे जागा, जगह नहीं, जागा देवे जागा। तो तुसी यानी पंजाबी बोले तुसी क्या बोल, ठीक है, जागा देवे जागा मतलब ठीक है, जगह आवेगा तुम जगा देंगे हम, तुम सो जाओ। तो ये तो सोना ने जागा देवे जागा पूछ रहा था, ठीक है। तो ये सब कहानी है, तो इसलिए आपको जगह खुद बनानी पड़ेगी, जगह ना मिलेगा, जागा देवे जागा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आइए। क्वेश्चन क्या है, वेन कन्वर्टिंग अ डाइसैकेराइड टू मोनोसैकेराइड्स विच बॉन्ड इज हाइड्रोलाइज, कौन सा बॉन्ड हाइड्रोलाइज होता है। तो इसमें ग्लूकोज ही का फॉर्मेट है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूटेगा। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आरएनए लैक्स द नाइट्रोजन बेस ऑफ, यानी आरएनए में नाइट्रोजन बेस कौन सा जो होता है, जो लैक होता है, तो याद रखिएगा यूरासिल, ठीक है, यूरासिल। डीएनए की बात करिएगा तो डीएनए में जो है थायमिन नहीं होता है, आरएनए में यूरासिल नहीं होता, ठीक। लाइसिन इज एन एग्जांपल ऑफ अ पोलर बट चार्ज एमिनो एसिड इज, बोलिए, अर्जिनिन है, क्या है, अर्जिनिन है। कुछ कुछ बातें डायरेक्ट याद रखिए। आइए अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। प्रोड्यूसर गैस इज डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर, प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला होता है CO प्लस N2, CO प्लस N2 ये प्रोड्यूसर गैस। यहीं पे अगर पूछ दिया जाता आपसे वाटर गैस, क्या पूछा जाता, वाटर गैस, तो वाटर गैस का जो फॉर्मूला होता है CO प्लस H2, ये हमारा वाटर गैस है और ये हमारा प्रोड्यूसर गैस है। तो आपसे पूछा है प्रोड्यूसर गैस, तो प्रोड्यूसर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, आपका सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। द टर्म पेनेक्टोजेंस रेफर टू विच ऑफ द ग्रुप, यानी पेनेक्टोजेन उसको कहते हैं जो चौक बना लेता है, क्या अगर जिसकी वैलेंसी 5 होती है, यानी -3 और +5, यानी नाइट्रोजन फैमिली वाले को हम लोग नेक्टोजेंस बोलते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन आता है, कौन कौन आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एस्टेटिन, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिए नाइट्रोजन फैमिली यानी ये हमारा जो है क्या है, पिनेक्टोजेंस है, क्या है, पिनेक्टोजेंस। रखने का तरीका याद, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, याद रहेगा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ये आपका पिनेक्टोजेंस यानी जो चौक बनाता है। तो हमारा ग्रुप 15 वाले को हम लोग नेक्टोजेंस कहते हैं, तो हमारा ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस 5 पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया आपका परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड, तो इसका फॉर्मूला होता है H3PO4, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H3PO2। ऑर्थोफॉस्फोरिक का फॉर्मूला होता है HTPO3, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर हाइपोफॉस्फोरस, यहाँ भी हाइपोफॉस्फोरस, यहाँ भी है, तो दोनों एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, निकालने का तरीका आना चाहिए, क्या आना चाहिए, देखिए इसको निकालिएगा हमारा, तो एक ऑक्सीजन का होता है -8, सॉरी एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो क्या ऑक्सीजन है 4, जिसका निकालना है उसको X मान लीजिए। कलर का थोड़ा चेंज करूं, एक हाइड्रोजन कहीं भी दिखे उसका चार्ज होता है +1, तो एक हाइड्रोजन का +1, तो कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो एक को +1 × 3 कर दीजिए, प्लस जोड़ करके हमारा जो चार्ज आना चाहिए, इस पर कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है, 0 के बराबर आना चाहिए। हमारा फास्फोरस का पूछा है +P, प्लस एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो कितना ऑक्सीजन है 4 है, तो -2 × 4, इस कंपाउंड पे कोई चार्ज दिया नहीं है तो 0, तो हमारा हो जाएगा 3 + 5 और माइनस कितना 8 बराबर कितना 0, तो यानी 3 और 5 में कितना हो जाए 5, -5 बराबर 0, तो P बराबर कितना 5, तो हमारा फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है 5 + 5, तो हमारा परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड में ही हमारा ऑक्सीडेशन नंबर 5 आ गया। तो हमको दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखना चाहते हैं तो हाइपोफॉस्फोरस निकाल सकते हैं आप, 2 दूना 4 और 3 है, ठीक है, तो इसमें +1 हो जाएगा, निकाल सकते हैं आप, और ये 6 और 2 इसमें आपका +4 हो जाएगा,
निकालने का चीज़ है, निकाल लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। यानी ऑर्थोफॉस्फोरिक में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +4 है, और हाइपोफॉस्फोरस में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा +1 है। तो 25 क्वेश्चन के साथ आपका आज का सेट होता है कंप्लीट। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें, और बात में अंत में फिर वही बात याद रखें, क्या मैंने बताया था स्टार्टिंग में, बोलिए क्या बताया था मैंने, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौटकर यादें आती है वक्त नहीं, इसीलिए समय मिला है, समय का यूटिलाइज करिए, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। ईमानदारी पूर्वक सेट को प्रैक्टिस करिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, ठीक है, सेशन को सब्सक्राइब भी करिए, और आपके भाई बंधु के लिए, भतीजा के लिए, बहन के लिए, बेटा बेटी के लिए, भतीजा भतीजी के लिए, भांजा भांजी के लिए बहुत जल्द ज्ञान घर का एप्लीकेशन आ रहा है। और बेसिक से बोर्ड का जो प्रिपरेशन है, साइंस का कंप्लीट बूस्टअप कराएंगे हम, ठीक है। आप हर चीज़ अगर पढ़ाने का तरीका, मेथड, वे ऑफ टीचिंग अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर ज्वाइन कराएं आप, ठीक है। और जहां आपका सिलेक्शन ज्वाइनिंग हो तो वहां के बच्चों को भी थोड़ा प्रेरित करें, ज्ञान घर के प्रति बताएं, अगर अच्छा प्लेटफॉर्म लग रहा हो तो, ठीक है। हमें आपकी सहयोग की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।